Yes, मेरे please. क्वेश्चन में मंत्री जी अपने जवाब में खुद कहा है कि प्लास्टिक के सेफ्टी के बारे में, प्लास्टिक के यूज़ के बारे में हमारे साइंटिस्ट की राय अलग है और जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है उनके राय अलग है। जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी भी सिचुएशन कन्फ्यूजन में है। तो मेरा यही सवाल का दूसरा भाग में मैं यही जानना चाहा था कि ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्या कोई स्टडी किया गया है। तो उसमें मुझे पूरा जवाब मिला नहीं है। तो मैं मंत्री जी से यही सवाल करना चाहूँगा, फ्यूचर में अभी भी जो कन्फ्यूजन है प्लास्टिक के यूज लेके या प्लास्टिक के व्यवहार लेके, क्या इसके लिए व्यापक रूप से आप स्टडी कराने का क्या योजना रख रहे हैं क्या? Thank you. सर, मैं माननीय सदस्य जी को प्लास्टिक के यूज़ के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी करना चाहता हूँ। 4 तरीके के पैकेजिंग मटेरियल हैं। एक तो पेपर, कार्डबोर्ड, दूसरा मेटल में टिन, तीसरा प्लास्टिक और चौथा ग्लास। ये 4 तरीके के पैकेजिंग मटेरियल यूज़ होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली ग्लोबली 42% प्लास्टिक इज़ बीइंग यूज्ड। और प्लास्टिक वैसे टेम्पर प्रूफ भी है, रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एडल्ट्रेशन, कोरोजन रेजिस्टेंट है एंड मोस्ट केमिकली इनर्ट। बट ऑल दिस इज ये FSSAI के 10 स्टैंडर्ड्स लेड डाउन है। उन 10 स्टैंडर्ड्स के लेड डाउन जो स्पेसिफिकेशन है उसके अंतर्गत जब पैकेजिंग होती है तो वह हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन अगर उन स्टैंडर्ड से डिविएट कर जाए तो इट विल बी हार्मफुल। जहाँ तक इसकी स्टडी का सवाल है, इट इज़ स्टिल नॉट रीच्ड, देयर आर वेरियस theories about it and we have not reached to the conclusion, but the study is going on and we all know that to a particular level plastic is not dangerous, but beyond that it is difficult. Thank you. Second question. सर, अभी भी प्लास्टिक के पैकेजिंग में फैथिलेट नामक एक एलिमेंट पाया जाता है जो कि कैंसर के कारण होता है। क्या इसके मात्रा को नियंत्रित करने के लिए कोई स्टैंडर्ड बनाया गया है? और इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि बहुत सारे मेडिसिन्स जो प्लास्टिक्स में ही पैकेजिंग होके आते हैं, तो इसके बारे में ही कोई इस तरीके से कहीं बैन करने का उसका कुछ प्लान है क्या? Thank you. इस तरीके का कोई प्लान नहीं है। मैंने पहले कहा कि 60 पर पार्ट मिलियन, इससे नीचे अगर रहता है तो प्लास्टिक प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसलिए देयर आर 10 स्टैंडर्ड्स लेड डाउन बाय FSSAI। उस 10 स्टैंडर्ड्स के अंदर पैकेजिंग मटेरियल के रूप में इट कैन बी यूज्ड, इट इज़ नॉट हार्मफुल, बियॉन्ड दैट इट इज़ हार्मफुल। हमने कोई बैन करने का विषय नहीं रखा है। एक कमिटी की रिपोर्ट आई है, उस कमिटी की रिपोर्ट को हम लोगों ने कंसिडरेशन में रखा है, उसके पश्चात हम इस पर विचार करेंगे। श्री अमर शंकर साबले। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से ये पूछना चाहता हूँ, गर्म चाय प्लास्टिक कप में पीने से कैंसर होने की संभावना है क्या? अगर है तो प्लास्टिक कप निर्माण को प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? धन्यवाद। सर, ये क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पैकेजिंग. This question related to carry bags and other plastic material comes under the Ministry of Environment and Forest. So they give the specifications, and state to state they have got their own notifications done on that. Shri Pradeep Bhattacharya. Keeping the above in view, the Honourable Minister has given the reply. The food safety and the standard in the Regulation 211 prescribe Indian standard for containers made for plastic materials of guarded specification for packing or storing in food items. Sir, sugar, one of the most important food item, now being they are now being utilized for packaging of in a plastic container.
Do you not think that the plastic container, to carry the sugar in a plastic container is harmful for the health of the people? Why you are not using the jute materials? Earlier what we have been using, but this time it has been stopped due to the heavy pressure from the lobby of the plastics. Thank you. Sir, it's not a question of why we are not doing it. We have laid the standards. The FSSAI has laid the standards. If the plastic is of that material, it can be used for packaging. If the plastic is not of that material, it cannot be used. That is what we have to understand. Shrimati Kanimozhi. Little louder, Mike. Since it's known that polyethylene naphthalate, which is also known as PEN, it's widely used in packaging carbonated drinks and water and other drinks. It has lead in it and potassium permanganate. Some countries are thinking of bringing in regulations and restrictions and using this particular PEN. So are you also thinking about bringing up some At this standards? point of time, I said that there are 10 types of standards laid down. And according to those specifications, packaging material is to be used. No, this- Globally, these standards are maintained accordingly, and which India also does it. As far as the leaching is concerned and other things are concerned, it is only when we do not maintain the standards. If it is below 60 per part million, it does not affect. So that is what we have to keep in mind. Question 242. Question 242. So question 240. Mr. Chairman, sir, Honorable Minister is in Rio with the Olympic contingent, so I shall be answering the question on his behalf. A statement is laid on the table of the House. Thank you. सर माननीय खेल मंत्री जी रियो में गए हैं जैसा बताया गया. लेट अस होप कि उनकी हौसला अफजाई से वी विन सम मेडल्स एंड परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव्ड बाय हिज प्रेजेंस देयर. सर जो मैंने सवाल पूछा छोटे बच्चों के लिए फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 0 to 14, तो सर ये आप मानेंगे कि जहां आपने संस्थाएं तो सेटअप की हैं वो एक अलग बात है और अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ अगर छोटे बच्चों की नर्चरिंग स्कूल में ही नहीं होगी तो ये कॉम्पिटिशन्स, ये इंस्टीट्यूशंस, ये संस्थाएं, ये सब बेमायने हो जाएंगी. तो स्कूलों में जहां पढ़ाने के लिए टीचर्स तक नहीं हैं, वहाँ पर बच्चों को खेल कूद में आगे कैसे बढ़ाया जाए, वहीं पर बच्चों की प्रतिभा को कैसे समझा जाए, उनको कैसे नर्चर किया जाए, उनको वहाँ पर कैसे इक्विपमेंट दिया जाए, इन सब बातों के लिए सरकार क्या कर रही है ग्रास रूट लेवल पर, गांव में, गांव के स्कूलों में और शहरों के प्राइमरी स्कूलों में. Thank you. सभापति महोदय जी, माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर हम लोगों को ओलंपिक्स जैसे कंपटीशन में अच्छा करना है तो हम लोगों को बिल्कुल कम उम्र से लोगों को सब जो रिसोर्सेज हैं, सब जो साधन हैं वो देने चाहिए. इसके तहत सरकार ने खेलो इंडिया के द्वारा और सब जो राज्य हैं उनके सहयोग के साथ कोशिश की है कि जिला स्तर पे जितनी सुविधाएं, जितने साधन हम दे सकते हैं हम ज़रूर दें. जिला स्तर पे कंपटीशन हो और कंपटीशन में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर जो खिलाड़ी हैं उनको चयन करके उनको जो भी सुविधाएं हों, चाहे वो न्यूट्रिशन की सुविधाएं हों या फैसिलिटीज़ की सुविधाएं हों या कोचिंग की सुविधाएं हों, ये सुविधाओं का हम प्रावधान करें जिसमें कि वो उभर के आएँ और देश का तिरंगा ओलंपिक्स जैसे कंपटीशन में बिल्कुल ऊंचा उठे. धन्यवाद. दूसरा प्रश्न. तो मेरा ये सवाल नहीं था, मैंने खुद ये बात कही कि ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन स्कूलों में छोटे बच्चों को अगर पता ही नहीं चलेगा तो उनकी प्रतिभा अगर मालूम ही नहीं पड़ेगी स्कूल में क्या किया जा रहा है. लेकिन मैं प्रेस नहीं करूंगी क्योंकि माननीय मंत्री जी का ये मंत्रालय नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं. दूसरा सवाल मेरा ये है सर, दूसरा सप्लीमेंट्री, ये इन एनेक्चर 1 आई हैव नॉट अंडरस्टूड द रिप्लाई. ये अंग्रेजी खराब है या ये बताना क्या चाह रहे हैं? पार्ट 1, the nutrient intake of the sports person is being studied and thereafter I don't understand, please इसको आप clarify करिएगा. सर जहाँ तक sporting equipment, I am coming to my supplementary sir.
स्पोर्टिंग इक्विपमेंट की बात है। रियो ओलंपिक्स में भी अभी सर हम टीवी में देख रहे थे, बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन्स के इंटरव्यूज़ आते हैं, तो हमारी कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने कहा कि वहाँ पर जो सुविधाएं हैं, हालांकि आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल, वो तो वहाँ के होस्ट कंट्री की बात है, कि CWG में जो फैसिलिटीज़ थी, सुविधाएं थी, दे वर फार सुपीरियर, बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधाएं मिली थी बजाय रियो के। वहाँ पर उनको सुविधाएं ठीक से नहीं मिल पा रही हैं, तो सरकार कुछ वहाँ पर जाकर, और इसके साथ जुड़ी हुई बात है सर, उन्होंने इक्विपमेंट की भी बात कही कि उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, क्योंकि compete करना होता है इंटरनेशनल ओलंपिक लेवल पर, तो वहाँ उनको इस बार भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट क्यों मुहैया कराया गया? तो वहाँ पर चाहे मंत्री जाएं, चाहे ऑफिशियल्स जाएं, उनके जाने का कोई मतलब नहीं होगा अगर उन्हें सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट देकर वहाँ compete करने के लिए भेजा जाता है। तो इसके बारे में क्या जवाब दें? माननीय सदस्य को मैं थोड़े और आंकड़े देना चाहूँगा पिछले जवाब का, जहां वो कह रही थी कि मुझे और थोड़ा उसमें व्यापक रूप से इसका जवाब देना चाहिए, और फिर जो आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा उसका भी जवाब देने का कोशिश मैं करूंगा। आज के समय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत मैंने जैसे पहले भी कहा, एक नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट हो रहा है, जो खासकर 8 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको जिला स्तर पे उन लोगों को हम लोग उनको प्रोत्साहन दें। एक आर्मी बॉय स्पोर्ट्स कंपनीज का भी 8 to 16 ईयर ओल्ड्स का कंपटीशन चलता है, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 58 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जिसमें हमारी कोशिश यही होती है कि जो स्टेट लेवल पे किया जा रहा है, और आपको मालूम है Just a minute, let ठीक है, let मैं him आंकड़े finish. दे रहा हूँ, आप संतुष्ट हो, Let him आंकड़े finish. तो मैं Let बता him दूं आपको। let him तो finish. जो राज्य जो कर रहे हैं, और गुजरात जैसे राज्य हैं जो जिनका बजट ही 500 करोड़ है स्पोर्ट्स के लिए, तो वहाँ बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, स्कूलों को बहुत साधन दिए जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त उसको सप्लीमेंट करने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम है वो उसे सप्लीमेंट कर रहे हैं, और जिला स्तरीय पे हो रहा है। फिर माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न ये था कि जो ओलंपिक क्वालिटी फैसिलिटीज CWG वगैरह में जिसका प्रयोजन किया गया था, कि उसका किस तरीके से हम लोग उसको और बेहतर बना के लोगों को ये फैसिलिटीज़ का प्रावधान कर रहे हैं। तो माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 13 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की तैयारी में लगा हुआ है, जिसमें से 5 हो चुके हैं। साइकिलिंग जो इंदिरा गांधी स्टेडियम में साइकिलिंग वेलोड्रोम है वहाँ है, स्विमिंग जो है वो ताल कटोरा स्टेडियम में, ये सब CWG की फैसिलिटीज हैं। ये सब CWG की फैसिलिटीज हैं ताल कटोरा स्टेडियम में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी ये फैसिलिटीज दी जा रही हैं। एथलेटिक्स के लिए त्रिवेंद्रपुरम में है, और मिडिल डिस्टेंस के लिए एथलेटिक्स में भोपाल के लिए है, गोल्फ के लिए त्रिवेंद्रपुरम में। 13 other national academies using all of the best Olympic facilities are also being provided. Thank you. Honorable member, if the answer is unsatisfactory, please take it up in writing. No, just a minute. I'm telling you the procedure. You have a written answer. Now, if the answer is unsatisfactory, please take it up. When you... It's okay. But sir, इतना तो ना करें। अब गुजरात का कहाँ से बजट यहाँ आ गया? Please. गुजरात के किसी ने मेडल कभी जीता है? Just listen to me. बताएं तो सही। 1 minute. If a member in writing expresses discontent with a written answer, then that in itself is a serious enough matter, because it will elicit a more reasoned response from the government. So you've made your point, you are not satisfied with the answer, please take it up in writing, point out specifically where the answer is wrong, so that the government is able to answer. जो अभी मैंने सवाल पूछा सर सप्लीमेंट्री में, तो उसके जवाब की बात कर रही हूँ सर। तो उसमें गुजरात का बजट कहाँ से आ गया? Thank you. श्री जेटिया जी, रियो की बात हम कर रहे हैं। खेलो इंडिया हमारे सामने लक्ष्य है। साई के सेंटर्स की हम बात करते हैं, और ये सब सेंटर्स विकसित होने की स्थिति में है। हम खिलाड़ियों की बात वो कर रहे हैं जो 10 से 14 साल के हैं, और जो 10 से 14 साल के हैं उन बच्चों को पढ़ना भी पड़ता और उनको खेलने के लिए भी हम कहते हैं। तो मैं माननीय मंत्री से ये जानना चाहूँगा कि उनकी पढ़ाई, जिससे कि उनका भविष्य और आजीविका सुनिश्चित हो सके,
उनका भविष्य निर्माण करने में सहायता मिल सके और खेलने में और वो पारंगत हो सके, ऐसी प्रतिभाओं के तलाश करके ऐसे खेल स्कूल, जैसे हम सैनिक स्कूल बनाते हैं, उसी प्रकार से खेल स्कूल की स्थापना करने की दृष्टि से सरकार विचार करेगी। थैंक यू। सरकार इस विषय पे बहुत विचार कर रही है। जैसे मैंने पहले ही बताया, खेलो इंडिया में कोशिश यही रही थी कि जो 3 अलग अलग किस्म के स्कीम थे उनको जोड़कर एक कंसोलिडेटेड स्कीम हो, जिसमें कि जो स्टेट्स में किया जा रहा है, और स्पोर्ट्स जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, जो स्टेट्स में किया जा रहा है उसको सप्लीमेंट किया जाए, जो आधुनिक से आधुनिक फैसिलिटीज़, कोचिंग की जो तरीके होते हैं वो सब हम लोग दें, और जिला स्तर से जो कंपटीशन होना चाहिए उसके द्वारा जो टैलेंट है उसको हम लोग चयन करें, और उस टैलेंट को जो भी साधन देने चाहिए, जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स एकेडमी में और स्कूल्स में उन्हें देना चाहिए, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आर्मी के साथ भी हम लोग सहयोग में काम कर रहे हैं। आर्मी खुद 18 ऐसे आर्मी स्पोर्ट्स स्कूल्स उन्होंने तैयार किए हैं जहां लोगों को दिया जा रहा है, और जो साई स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं वहां भी बहुत सारे, करीब 11,000 12,000 ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया गया है जहां उनको इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये कोशिश है कि जो स्टेट्स कर रहे हैं, और इसलिए मैंने स्टेट्स के बजट के बारे में जिक्र की कि स्टेट्स के बजट भी काफ़ी होते हैं, उनके भी मैग्नीट्यूड काफ़ी होता है, उनके सहयोग के साथ केंद्र सरकार मेहनत कर रही है जिसमें कि हमारे सब टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन को सब फैसिलिटीज मिलें। धन्यवाद। श्रीमती कहकशा परवीन। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि 10 से 14 वर्ष की आयु के बालक और बालिकाओं के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये सवाल है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी रहते हैं जिनके अंदर प्रतिभा रहती है लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल पाता है, तो क्या आपकी योजना है कि ऐसे बच्चों को अवसर मिले खेलकूद में? नहीं, बिल्कुल सर, हम लोगों की कोशिश है कि जिन बच्चों में ये प्रतिभा है, स्पोर्ट्स की प्रतिभा, उनको नेशनल टैलेंट स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप दिया जाए, और इसी कारण हम लोग कई तरीके के कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं। जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे स्टेट्स अपने कंपटीशन कर रहे हैं, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं वो अपने कंपटीशन कर रहे हैं, और इस तरीके से मेरिटोक्रेटिक प्रोसेस के द्वारा जिन लोगों का मेरिट है, जिनकी प्रतिभा है, उन लोगों को चयन किया जाए, उन लोगों को फिर सब सुविधा दी जाए। और इसमें हम लोग लगे हुए हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड है जिसमें हम लोगों ने कई लोगों को स्कॉलरशिप्स दिए हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं आपको स्पष्ट जो आंकड़े बता दूं कि आज के समय कितने सारे ऐसे बच्चों को दिया गया है, इसका नंबर है, मैं अभी आपको बताता हूँ। कुल मिलाकर 11,773 talented sports person, 8,243 boys, 3,530 girls are being trained in 27 sports disciplines under residential and non-residential basis in 251 SAI centers. तो इस तरीके से लोगों को ये फैसिलिटीज दी जा रही है। श्री पुनिया। धन्यवाद सभापति जी। ये 10 साल से 14 साल के बच्चों को खेल के क्षेत्र में प्रतिभा विकसित करने के बारे में सवाल है, और इसके लिए योजनाओं का भी उल्लेख किया है। राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता स्कीम, सेना बाल खेल कंपनी स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम, ये स्कीमों का उल्लेख किया है। मैं जानना चाहता हूं कि इन स्कीमों में पिछले 2 वर्ष में कितने बच्चों को आपने प्रशिक्षित किया और कितनी धनराशि इस पे खर्च हुई? सर, जैसे मैंने अभी बताया कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा करीब 11,773 स्पोर्ट्स पर्सन को ये स्कॉलरशिप्स दी गई हैं, और उन लोगों को इसके द्वारा बहुत फ़ायदा हुआ है। और आप लोगों को मैं बताऊं कि जिस तरीके से हमारी सरकार स्पोर्ट्स पे ध्यान दे रही है, हम लोगों का जो इस टाइम ओलंपिक्स का कंटिजेंट है वो 118 खिलाड़ियों का है। पिछले बार जब 2012 में था तो 81 का ही था, तो वी हैव गॉन फ्रॉम 81 स्पोर्ट्स पर्सन्स टू 118 sports persons, a growth of 50%. We have provided them very specialized, customized training. We've selected 27 foreign coaches to be able to provide them this kind of support. तो जो हम लोग facilities दे सकते हैं, हम लोग दे रहे हैं। आपने फिर ये पूछा कि इस पे खर्चा कितना हो रहा है, राशि कितनी जा रही है। जो खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम है उसमें 140 करोड़ की राशि दी जा रही है। जो साई सिस्टम है उसमें कुल मिलाकर 451 करोड़ दिया जा रहा है, जिसमें से 345 करोड़ जो है प्लान एक्सपेंडिचर है, 71 करोड़ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, और जो NSDF है, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, जिसमें विशेष रूप से जो टॉप प्रोग्राम है, जो हमारे टॉप ओलंपियंस हैं, उन लोगों को हम सहयोग देते हैं, उसमें 115 करोड़ की राशि। क्वेश्चन 243। क्वेश्चन 243।
विवरण सभा पटल पे रख दिया गया है। Sir, in the reply table before the House, the Minister has said that due to resulting paucity of resources with the Centre, some schemes were de-linked from the union support and funding pattern for some centrally sponsored schemes was changed. Now, I would like to know, when was this funding pattern changed? Whether a notification was issued to that effect, and what made you to change exactly? Whether there was representation against the changing of funding or what? I would like to know in detail. Thank you. धन्यवाद चेयरमैन सर। ये केंद्रीय परिवर्तित योजनाएं जो उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए लागू थी, उसको रेशनलाइज करने के लिए एक नीति आयोग द्वारा मुख्यमंत्रियों की एक सब कमेटी बनी थी। उस सब कमेटी ने जब रिपोर्ट दी तो केंद्र सरकार ने 3 अगस्त 2016 को इसको स्वीकार किया। इसमें जो एक फॉर्मूला अपनाया गया, जिसमें आप कह रहे हैं क्यों चेंजेस हुआ, तो 13वें वित्त आयोग में इनकम डिस्टेंस 47.5% का वेटेज था, जनसंख्या का 25%, 71 की जनसंख्या का आधार 25% का वेटेज था, क्षेत्रफल का 10% का वेटेज था, फिजिकल डिस्टेंस का 17.5% का। तो उसको लेकर के जो ये 14वां वित्त आयोग था, इसमें थोड़ा सा चेंज इस फिजिकल कैपेसिटी और इसमें आया। वो बाकी ये जो फॉरेस्ट कवर है ये 7.5% का इसमें चेंजेस आया है, लेकिन ये रेशनलाइज करने के लिए ही किया गया था। लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में जो राशि गई है 14-15 में जो राशि गई थी वो 3 लाख 3,37,808 करोड़ गई 14-15 में। तो 15-16 में बढ़ करके 5,23,958 करोड़ हो गई। तो राशि की वृद्धि में 1,86,150 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो नॉर्थ ईस्ट में पैसा ज्यादा गया है। सेकंड क्वेश्चन 3 अगस्त 2016 को। Now you can. He's giving you the date. You can give direction. 1 minute, please. What made you 1 minute, change? please. Whether there was repetition, what made you change? Please, it's not your question. Sit down. सर, ये वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही चेंज किया गया है। When was change and The what date made was you given change? to you. 2016। I am so clear. Why don't you become? Second question. Second question. Now, what is the legal status of centrally sponsored scheme? And whether, see why I am asking you, we know about Act, about rules, regulation. What is the legal status of central sponsored scheme? And I would like to know whether any proposal is there of the government to enact a legislation to regulate central sponsored scheme. Thank you. सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, चेयरमैन साहब, मैं शांताराम जी बताना चाहता हूं, नेशनल डेवलपमेंट एजेंडे के आधार पर 6 स्कीम तो कोर ऑफ द कोर स्कीम है, जिसमें फंडिंग पैटर्न का कोई चेंज नहीं किया। उसके बाद 20 स्कीम है जो कोर स्कीम है, और उसके बाद ऑप्शनल स्कीम है 2। लीगल स्टेटस यही है कि ये सारी स्कीमें नॉर्थ ईस्ट में लागू है, और उसका फंडिंग पैटर्न भी इसके आधार पर ही लागू होता है। 100 इसमें कोर ऑफ द कोर स्कीम में कोई चेंजेस नहीं है। फंडिंग पैटर्न में लीगल स्टेटस है, कोई चेंज नहीं। राज्य सरकार पैसा मांग सकती है और 90-10 में भी पैसा मांग सकती है। Can help because he is a new man. I can. You please enlighten on this issue. What is the legal status? नहीं, ये योजना सारी लागू है नॉर्थ ईस्ट में। Legal status, whether it is different schemes are under different administrative and executive decisions of the government. There may be a scheme like Manrega which may also have a statutory support. Thank you. Shri Bhuvneshwar Kalita. Sir, for the development of North-Eastern region, the North-East Council was created with direct funding from the Planning Commission. From the newspaper reports, we understand that the government is thinking of North-East Council
to be as a planning body, as a regional planning body. Sir, the aim of the Northeast Council was to develop Northeastern region, Northeastern states. Now, if it is reduced to only a planning, regional planning body, the purpose will be defeated, and the Northeastern states will suffer financially. If it is true, may I ask the Honorable Minister whether they are going to keep it as a regional development and any development and planning council? Thank you. Any decision as is anticipated by my learned friend. Thank you. Shri Harivansh. सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उत्तर पूर्व विकास मामलों के मंत्री जी ने कल गुवाहाटी में कहा है कि केंद्र में एनडीए सरकार आने के बाद विकास मामलों में कई नई ऊंचाइयों को हमने हासिल किया। उन्होंने उदाहरण दिया कि एनडीए सरकार के दौरान अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर रेल लाइन से जुड़े हैं। हालांकि सब जानते हैं कि रेल लाइन वर्षों के परिश्रम के बाद बनते हैं। फिर मेरा सवाल यह है सीधे सीधे कि उत्तर पूर्व के विकास पर अब तक नई सरकार आने के बाद कुल कितनी राशि खर्च हुई, इसमें रेल सड़क पर कितना खर्च हुआ और रोजगार देने के कितने काम हुए और कितने युवाओं को रोजगार मिला है, नए उद्योग धंधे कितने खुले? आपने बहुत से सवाल एक सवाल में पूछ लिया। विकास से जुड़ा है मामला सर। मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि ये जो डिटेल है ये इस प्रश्न से सीधा संबंध नहीं है, फिर भी हम इनकी जानकारी करके माननीय सदस्य को अवगत करा दिया। Thank you. Shri Ripun Bora. Thank you, Chairman sir. I want to know from the Honorable Minister a very specific point that the special category status to the 8 states of any region and 3 states of Himalayan region. This special category status, whether it has been closed, it has been ceased, or it is continuing, because on the basis of the recommendation of the 14th Finance Commission, that net shareable of the taxes to the states has been increased from 32% to 42%. On the basis of this recommendation, whether it is a fact that the special category status has been closed or it is continuing as on today. Thank you. The impact of the special category status is that with regard to the core of core schemes, the funding pattern all over the country remains the same. With regard to the other core schemes, for the northeastern states and the 3 Himalayan states, the funding pattern remains 90-10, which for other states is 60-40. For the optional category for Northeast and Himalayan states, it remains 80-20. Therefore, the Northeast and the Himalayan states have a special category of funding even under the recommendations of the 14th Finance Commission. Thank you. Question 244. विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। सर, केंद्रीय सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें रिकॉर्ड 6 मास के भीतर लागू कर दी। इसके लिए निश्चित तौर से मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। सर, अब मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अब राज्य सरकार के कर्मचारी भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह यथाशीघ्र वेतन आयोग की सिफारिशों को लाभ लेना चाहते हैं और उनको लाभ मिलना भी चाहिए, और राज्य सरकारें भी चाहती हैं कि उनके कर्मचारियों को यथाशीघ्र उनको लाभ दे दिया जाए। लेकिन सभी राज्यों के वित्तीय संसाधन और आर्थिक स्थिति एक जैसे नहीं होने के कारण कुछ राज्यों ने इस हेतु केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है। क्या वित्त मंत्री जी राज्य सरकारों की इस प्रकार की मांग पर कोई विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप इन राज्यों की सहायता करेंगे? देखिए, राज्य सरकारों के कर्मचारियों का वेतन देना ये राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है, और इसलिए जो साधन राज्य सरकारों के पास हैं उसी साधन के हिसाब से राज्य सरकारों को उसमें से उनकी भरपूरी करनी पड़ेगी। दूसरा प्रश्न। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के तरीके से संबंधित है। पहली बार वेतन आयोग की सिफारिशों को 2 भागों में लागू किया जा रहा है। पहले भाग में वेतन से संबंधित सिफारिशों को अगस्त माह से लागू किया गया है, जो बहुत ही अच्छा है, परंतु दूसरे भाग में भत्तों के संबंध में अलग समिति का गठन किया गया है।
फलस्वरूप दूसरी समिति का गठन करने के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारी भत्तों के लाभ से कई माह तक वंचित रह जाएंगे और स्वाभाविक है कि इससे यह संदेश जाता है कि केंद्र सरकार इस तरह भत्तों को देने की अवधि बढ़ाकर अपनी बचत करना चाहती है। मंत्री जी, क्या इन भत्तों का भुगतान भी अगस्त 2016 से लागू होगा या समिति के निर्णयों के आधार पर अधिसूचना अन्य तिथि से जारी होगी? कृपया इसके बारे में स्पष्ट करने का कष्ट करें। अध्यक्ष जी, जब 6th पे कमीशन की सिफारिश लागू हुई थी तो सिफारिश आने के 32 महीनों के बाद लागू हुई थी। इस बार नवंबर के माह में आई, दिसंबर में हम लोगों ने कमेटी सेक्रेटरीज की बना दी और जून के महीने में ही कैबिनेट ने पूरा निर्णय ले लिया। और जो वेतन और पेंशन संबंधित निर्णय थे, जिसका कि एक मुख्य बोझ होता है, उसके संबंध में हमने 1 जनवरी से 2016 की उसको लागू किया है। जहां तक भत्तों का प्रश्न है, भत्तों के संबंध में जो सिफारिशें हैं उसमें 51 भत्ते इस प्रकार के हैं जिसको अबॉलिश करने का निर्णय लिया गया है। 37 ऐसे हैं जिनको सबस्यूम किया गया है। और क्योंकि बहुत रेडिकल सजेशन है उसको लेकर, कर्मचारी संगठनों ने भी उसके संबंध में अपने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं और इसलिए एक विशेष कमेटी बनाई है जो इस विशेष कमेटी इस विषय को देखेगी और उसके बाद जो वो उपयुक्त निर्णय लेगी वो मंत्रिपरिषद के सामने जाएगा। Thank you. Members are so satisfied with the answer that there are no supplementaries. Question 245. So the reply is placed before the honorable. सर, आज पूरे देश में बैंकिंग इंडस्ट्री क्राइसिस में है और लाखों करोड़ रुपए एनपीए में जा चुके हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स की सूची में है और रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स की योजना के अंतर्गत लिए गए हैं। सर, ये देश में आज ट्रांसपेरेंसी का जमाना है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जमाना है। पूरे देश में चिंता का विषय है कि आखिर लाखों करोड़ रुपए जो लोन दिए गए उनकी वसूली होगी कि नहीं होगी। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, उनके उत्तर में उन्होंने ये कहा है कि आरबीआई की अधिनियम 1934 की धारा 45E के अंतर्गत आरबीआई की कुछ परिस्थितियों में छोड़कर ऋण सूचना का प्रकटीकरण निषिद्ध है। मेरा ये माननीय मंत्री से प्रश्न है कि क्या बदले हुए संदर्भ में, बदली हुई परिस्थितियों में जहां ट्रांसपेरेंसी आवश्यक है, क्या आरबीआई की इस धारा को अमेंड करने का कोई विचार है